नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश और हमारी इस खास पेशकश रियासत की सियासत में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का दौरा शुरू हो गया है और इसके साथ ही प्रदेश में अब सियासत इसको लेकर के तेज है। सभी राजनीतिक दल परिसीमन में अपने राजनीतिक आधार और वोट बैंक को बचाए रखने की कवायद में जुटे हैं। अब परिसीमन के चलते पाक रिफ्यूजी, सिख संगठन, कश्मीरी पंडित और अन्य वर्गों में रिजर्वेशन की मांग भी इसी के साथ उठने लगी है। तो परिसीमन से क्या जम्मू और कश्मीर की जो सियासी तस्वीर है बदलेगी? क्या परिसीमन से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको सही प्रतिनिधित्व मिलेगा? क्योंकि परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग 4 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचा हुआ है और सभी नेताओं के साथ उसकी मुलाकात लगातार जारी है। और अब देखना यह है कि इसके बाद जो परिसीमन आयोग है वो किस आधार पर परिसीमन को करता है और इसका इम्पैक्ट या इसका असर जम्मू कश्मीर की सियासत में किस तरीके से होगा ये देखना होगा। लेकिन इसको लेकर के जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां अब एक्टिव भी हैं। इसके अलावा अन्य संगठन भी अब इसको लेकर के अपने अपने मुद्दों को उठाने में लगे हैं, जिसमें रिजर्वेशन की भी जो मांग है वो साफ तौर पे उठ रही है। पाक रिफ्यूजी, सिख संगठन, कश्मीरी पंडित इस मांग को अब उठाते हुए नजर आ रहे हैं और परिसीमन को लेकर के एक बार फिर से जो सियासत है जम्मू कश्मीर के अंदर वो बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। चूँकि परिसीमन आयोग पहुंचा हुआ है जम्मू कश्मीर 4 दिवसीय दौरे पर और यहाँ पर तमाम नेताओं के साथ उसकी मुलाकात होनी है, मुलाकात हुई भी है कुछ नेताओं के साथ में और अब अपनी अपनी बातों को रखा जा रहा है परिसीमन आयोग के सामने भी। और परिसीमन आयोग भी कोशिश ये कर रहा है कि सबसे चर्चा करके और एक आधार जो यहाँ से बने उसी के आधार पर जो परिसीमन का कार्य है वो पूरा किया जाए। लेकिन परिसीमन होगा तो निश्चित तौर पर जो तस्वीर है सियासी तौर पर वो बदलेगी, क्योंकि सीटों के अंदर जो इजाफा है वो देखने को मिलेगा और ऐसे में इसका इम्पैक्ट अब जम्मू कश्मीर की जो सियासत है उस पर भी देखने को मिलेगा। तो परिसीमन के चलते अब रिजर्वेशन को लेकर के भी जो मांग है वो एक बार फिर से तेज़ हो गई हैं। इसमें चाहे पाक रिफ्यूजीज़ की आप बात करें, चाहे सिख संगठन वहाँ पर या कश्मीरी पंडित, इनके द्वारा रिजर्वेशन को लेकर के पहले भी कई बार आवाज़ उठाई जाती रही। लेकिन अब चूंकि एक बार फिर से परिसीमन होना है तो ये रिजर्वेशन की भी जो मांग है अब इसी के साथ जुड़ी हुई एक बार फिर से तेज़ होती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के सियासी तस्वीर जम्मू कश्मीर के निश्चित तौर पर इससे बदलेगी और परिसीमन के बाद जब नए तरीके से सीटों का बंटवारा होगा तो उसके अंदर जो प्रतिनिधित्व है उसका आधार क्या होगा। और शायद यही भी एक इसके पीछे की वजह है कि जिसमें रिजर्वेशन को लेकर के भी एक बार फिर से बात सामने आनी शुरू हुई है। चाहे सिख संगठन की आप बात करें, कश्मीरी पंडित की बात करें, पाक रिफ्यूजीज़ की बात करें, पहले भी अपने रिजर्वेशन को लेकर के आवाज़ें इनके द्वारा उठाई गई हैं और अब एक बार फिर से ये आवाज़ उठती हुई दिख रही है। और सवाल भी ये है कि परिसीमन से क्या जो जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर है वो बदलेगी और इसका असर जम्मू कश्मीर की सियासत पर कितना गहरा होगा, कितना इम्पैक्ट होगा इसका, ये भी देखना होगा। चूँकि परिसीमन और परिसीमन के बाद चुनाव ये दोनों ही अपने आप में बेहद अहम रहेंगे और अब इसकी कवायद युद्ध स्तर पर है। चूँकि आप अंदाज़ा लगाएं, परिसीमन आयोग 4 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचा हुआ है, जहां पर अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हो रही है। अन्य वर्गों के साथ भी परिसीमन आयोग मुलाकात कर रहा है, बातचीत हो रही है और इसी को आधार बनाते हुए जो परिसीमन है वो अब जम्मू कश्मीर के अंदर आपको आने वाले समय में दिखेगा। और चलिए अब रियासत की सियासत को आगे बढ़ाते हैं, सीधे रुख कर लेते हैं जम्मू स्टूडियो का। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ओवर टू यू। बिल्कुल, रियासत की सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय जंडियाल और आप आज एक बार एक नए स्वागत है। मैं अजय जंडियाल और आप आज ये लाइव डिबेट शो है जो है एपिसोड के साथ आपके साथ जम्मू कश्मीर में होने वाली हर सियासी हरकत हलचल जो है उससे हम आपको रूबरू करवाते हैं। और खासतौर पर अगर अभी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो पहुंचा हुआ है और जम्मू कश्मीर में किस तरह से असेंबली सीटों का, विधानसभा की सीटों का जो है वो परिसीमन होगा, हदबंदी होगी, उस चीज को लेकर चर्चा हो रही है। पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि डिलिमिटेशन कमीशन आखिरकार किस तरीके से इस पूरे खाके को तैयार करेगा, किस तरह से आगे काम होगा। मगर क्योंकि यहाँ पर विधानसभा नहीं है, एसोसिएट मेंबर्स मिल नहीं रहे हैं, मगर उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन ने सारी चीजों को अलग करते हुए, एक तरफ करते हुए फैसला लिया
कि वो हर किसी से मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में जाएंगे और हर किसी के साथ मुलाकात करेंगे, चाहे वो राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक दल हो। और उसी के बाद कहीं ना कहीं अब जो है इस चीज को लेकर जो है देखा जा रहा है कि कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने आवाज उठाई है कि उन्हें चाहिए कि उनके जो लोग हैं, यानी कि उनकी कम्युनिटी है, जैसे मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के तौर पर कश्मीरी पंडित माइग्रेंट जो कश्मीर से 90 के दशक में आतंकवाद के चलते वहां से माइग्रेंट हुए, उनकी मांग है कि उन्हें भी इस हदबंदी में जो है सीटों में रिजर्वेशन दी जाए। वही बात की जाए, सिख संगठनों ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि उनके जो लोग हैं, यानी कि उनकी कम्युनिटी जो है, उसको भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलनी चाहिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो रिफ्यूजी जो 1947 से जम्मू कश्मीर में पहुंचे हुए हैं, रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में इवन देश के अलग अलग हिस्सों में पीओके छोड़कर यहाँ पर आए थे बंटवारे के समय, उन लोगों ने भी आवाज उठाई कि उन्हें भी इस पे रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। इसी चीज को लेकर हम आज इस चर्चा पे, जबकि डिलिमिटेशन कमीशन अपने 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचा है और आज उसका दूसरा दिन है, आज भी लगातार मीटिंग्स का सिलसिला वो चलाए हुए हैं। और हमारी भी कोशिश यही कि इस मंच के जरिए भी आवाज जो है वो लोगों की, राजनीतिक दलों की, गैर राजनीतिक दलों की आवाज पहुंचे। और इसी पर आज हम जब बात करेंगे रियासत की सियासत में, और चर्चा का आज जो विषय है उसमें शामिल होने के लिए हमारे साथ अलग अलग जो है तबके के लोग जुड़े हैं, जिसमें आपको बता दूं कि हमारे साथ केबी जंडियाल साहब जुड़े हुए हैं जो कि एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ टीएस टोनी जी जो कि एक राजनेता हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं और इस वक्त डीडीसी के मेंबर भी हैं, और हमारे साथ सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस वक्त जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव चुन्नी जी जो कि एसओएस इंटरनेशनल जो एक एनजीओ है, जो संस्था है जो लगातार पीओके के जो रिफ्यूजी है उनके लिए काम करती रही है और उनकी आवाज को बुलंद करती रही है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे क्योंकि वो एक अहम भूमिका इसमें उनकी भी रहेगी। उसके पीछे की वजह बड़ी साफ है क्योंकि बीजेपी इस वक्त केंद्र में सत्ता में है और कहीं ना कहीं जवाबदेही भी बनती है। इन सभी से हम मुलाकात करेंगे और उनसे बात करेंगे। हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया भी जुड़ चुके हैं, मगर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा केबी जंडियाल साहब के पास, क्योंकि उनका एक अनुभव है जम्मू कश्मीर में, वो सरकार में रहे हुए हैं, सरकार में मतलब कि वो एक संवैधानिक पद पे रहे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। जंडियाल साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सुन रहा हूँ जी। जी जी जंडियाल साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आवाजें बहुत उठ रही हैं, पहले इस चीज पर आप बताइए कि आज दूसरा दिन है, ये जो मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है, कई तरह की बातें आ रही हैं, क्या लग रहा है किस तरफ बढ़ रहे हैं हम? हदबंदी से जम्मू कश्मीर का हल निकलेगा, राजनीतिक हल किया, क्योंकि लगातार राजनीतिक दल कह रहे हैं कि भाई चुनाव कराइए, तो कहीं ना कहीं इसका हल निकलेगा परिसमन के बाद। अजय जी देखिए, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है विजिट कर रहा है, इसका दायरा जो है बहुत लिमिटेड है। अगर कानूनी शक्ल देखी जाए तो इनको सिर्फ 90 सीटें जो हैं जम्मू कश्मीर यूटी की, उनको डीलिमिट करना है जहाँ उनकी बाउंड्री रीड्रॉ करनी है, और इसके साथ साथ उनको ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो रिजर्व सीट्स हैं वो डिटरमिन करनी है और कार्ड आउट करनी है। ये सब चीज़ों का जो बुनियाद है वो बुनियाद है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ, कि उसमें लिखा हुआ है कि इनको इतनी सीटें जो हैं, हमारी पहले सीटें थी 87 और उसमें 4 लद्दाख की चली गई, 83 रह गई। अब इस हमारा जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें उन्होंने 7 सीटें नहीं दी, यानी कि 90 सीटें दी हैं। तो इनका जो कोई सियासी मकसद कोई नहीं है, इनका एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि आपने नॉर्म्स के हिसाब से जो नई 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको डिटरमिन करना है, और अगर रीएडजस्टमेंट की जरूरत है तो रीएडजस्ट करिए। इससे ज़्यादा कोई उनका मैंडेट नहीं है। प्रोजेक्ट मत देना, वैसे बात कर, प्रोजेक्ट भी किसी को देना, ये 13 की जो पसंद। तो ये जो मैं कह रहा था कि इनका बाकी जो हम लोग बातें कर रहे हैं ये समझ के कि ये कोई
सियासी जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व कर लेंगे, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज ये रिजॉल्व कर लेंगे। इनमें जो हमारे पहले होता था पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1957 का, जिसके और अब ये जो है डिलिमिटेशन जो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट की है, उन सेंट्रल एक्ट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट है डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002, उसको उसके तहत किया है। तो उसके सेक्शन जो 9 हैं उन्होंने उसमें नॉर्म्स दिए हुए हैं कि क्या क्या नॉर्म्स, क्या क्या फैक्टर ये डिलिमिटेशन कमीशन को देखने हैं, एग्जामिन करने हैं, और उसकी बुनियाद पर चूँकि ये एक सियासी इसका इम्पैक्ट जो है, सियासी इशू भी आते हैं, लोगों की कन्वीनियंस भी आती है, तो इसलिए इनके 5 मेंबर जो हैं एमपीज लोकसभा के, वो इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं। अगर ये असेंबली होती और ये डिलिमिटेशन कमीशन कायम किया जाता तो स्पीकर 5 एमएलओ को भी नॉमिनेट करता, ये उसके एसोसिएट मेंबर होते हैं। बट ये एसोसिएट मेंबर को इस डॉक्यूमेंट पे साइन करने का इख्तियार नहीं है। वो एग्जामिन करते हैं, बात करते हैं, प्लीड करते हैं, और जो बातें डेलीगेशन उनसे कहते हैं उस पर वो अपना रिएक्शन देते हैं और किसी हद तक डिलिमिटेशन कमीशन को गाइड भी करते हैं, क्योंकि सियासी जो उनका जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उसके बारे में भी उनको पास करते हैं। तो मेरा मतलब ये था कि ये जो एक्सरसाइज है ये सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूंसी कही गई हैं, जो एक्ट में लिखी हैं उसी तक ही महदूद है, इससे ज़्यादा कोई नहीं रूल। अजय जी शुक्रिया, मुझे इतना ही कहना था। मेरी राजीव जी आवाज सुन पा रहे हैं? राजीव चुनी जी। जी बोलिए। राजीव जी क्या लगता है, कितनी उम्मीदें हैं? अब सिलसिला शुरू हो चुका है, हर तबके की आवाज उठेगी तो हर किसी को रिजर्वेशन मिलना मुमकिन है नहीं, मगर आप कितने उम्मीद रखते हुए हैं? क्योंकि आपके लिए तो पुरानी समय से सीटें रिजर्व है और हम हमारी इस चीज की आवाज को उठाते भी रहे हैं, क्योंकि इससे सीधे तौर पर हम अपने पड़ोसी दुश्मन को आप जो है जवाब दे सकते हैं आपको रिजर्वेशन देके। पहले तो धन्यवाद जंडियाल साहब, आपने मौका दिया। मैं ये जरूर कहूंगा कि उम्मीदें तो बहुत बड़ी हमें बांधी गई हैं, बंधवाई गई हैं, लेकिन काम बहुत कम हो रहा है। जंडियाल साहब ने बहुत बड़ी बात की कि विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये डिलिमिटेशन कमीशन काम करेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग खामोश हो जाएं। हम लोग इसलिए खामोश नहीं होंगे क्योंकि बीते 7 से भी अधिक दशकों से जहां से हम विस्थापित होकर आए हैं, वहां के विधायक के लिए, वहां की पंचायत के लिए, वहां की लोकल बॉडीज के लिए, वहां की पार्लियामेंट के लिए आज तक हमने वोट नहीं किया। और वो अधिकार इस जम्मू कश्मीर में, हालांकि मैं यहाँ का पुश्तैनी नागरिक हूँ, उसके बावजूद ये हक मुझे नहीं मिला कि मैं अपने इलाके के लिए वोट कर सकता। हालांकि हर कोई, छोटा या बड़ा तबका, जितने भी आप गिनते हैं, सबको अधिकार है कि वो अपने रिस्पेक्टिव सेगमेंट के लिए वोट करते हैं। यहाँ तक कि कश्मीरी पंडित विस्थापन में रहकर भी एम फॉर्म बनाकर आज भी अपने रिस्पेक्टिव असेंबली सेगमेंट के लिए वोट करते हैं। लेकिन मुझे ये अधिकार नहीं मिला, इसके बावजूद कि 1994 में पार्लियामेंट में एक यूनानिमस रेजोल्यूशन था कि वो इलाका हमारा इंटेग्रल पार्ट है और उसे हमें खाली कराना है। अब रही इस बात की कि संविधान में अगर ये बात नहीं है तो डिलिमिटेशन कमीशन इसको कैसे करेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये कोई गीता या कुरान नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये संविधान है, इसको कई बार हम बदल चुके हैं। और अगर इनको लगता है, खास तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा, इनके 2014 के मैनिफेस्टो को आप पढ़ लीजिए। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों को उनका उचित जो भी बनता है सीटें वो उनको देंगे। और यही इनका संकल्प जो है 2019 में भी दोहराया गया। तो अगर ये संकल्प इनका है तो अगर आप धारा 370 हटा सकते हैं, आप 35 से हटा सकते हैं जो बहुत बड़ा काम था,
तो आज अगर आपको सेक्शन 14 को अमेंड करना पड़े, जो नए कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन 14A है, जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन बिल हमने लाया था, तो उसमें इस चीज को डाला जा सकता है कि जो 1/3 लोग वहां से निकल कर आए हैं, आज भी जम्मू कश्मीर में कैंपों में रहते हैं, हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में रहते हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपना विधायक चुने। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिमागी तौर पर तैयार है कि इनको अधिकार मिलना चाहिए, और अगर ये दिमागी तौर पर तैयार हैं तो इनको संविधान में भी संशोधन करना चाहिए ताकि डिलिमिटेशन कमीशन को आसानी हो जाए। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि संविधान बन गया तो बस बात खत्म हो गई, इसको बदला जा सकता आसानी से। और मैं समझता हूं कि जितनी और आवाजें यहाँ से उठ रही हैं आलतू फालतू, तो सारे लोग वोट डाल रहे हैं, वो खामखा इस पूरी मैं समझता हूं कवायद को खराब करना चाहते हैं। वो अपने यहाँ बैठकर भी वोट डाल रहे हैं, अपने घर पर बैठकर भी वोट डालते थे। अधिकार उनको मिलने चाहिए जो वाकई में वंचित समाज है, जो दबा हुआ समाज है, उसको अधिकार मिलने चाहिए। उसके लिए एक्सरसाइज है और हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। कल हमें बुलाया गया है, कल 8:30 बजे हमारा समय है। हम कमीशन के सामने भी ये बात कहेंगे कि ठीक है कि आपकी लिमिटेशंस होंगी, लेकिन आप सरकार को ये जरूर कहिए कि ये एक वंचित तबका है, इनको भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, चाहे अमेंडमेंट करके मिले या जिस भी रास्ते से मिले। रास्ता ऊपर से भगवान आकर नहीं निकालेंगे। तो हमारी गुहार सरकार से है, हम ये करते रहेंगे। धन्यवाद जंडियाल साहब। बिल्कुल, आपके पास वापस लौटूंगा राजीव जी। मेरे साथ इस वक्त टीएस टोनी जी जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपने बाकी सिख समाज के लोगों के साथ मिलकर, और आवाज़ उठाई है कि सिख कम्युनिटी को भी जो है रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में मिलनी चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन हो रही है। तो इस वक्त ये हो सकता है। टोनी जी, क्या पक्ष जो है उठाने वाले हैं? आपको भी समय मिला है मिलने का? हाँ जी, हमें मिला है। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जहाँ राजीव जी ने ये मुद्दा उठाया कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को, तो मैं उसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि जिनको आज तक वोटिंग राइट नहीं था, अगर उनको आपने हक दिया है वोटिंग राइट का, तो उसका फायदा ही कोई नहीं है जब तक उनकी सीट रिजर्व नहीं की। उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? वो आज तक मुद्दा नहीं बन सका। उसको समर्थन करते हुए मैं इस बात पे भी आऊँगा कि जो ये हमने आप लोगों से प्रेस वार्ता में अभी थोड़ी देर पहले मुखातिब होकर कहा कि सिखों की सीटों को रिजर्व किया जाना चाहिए। जब हम विस्थापित हुए तो हमको इस तरीके से बोला गया हमारे बुजुर्गों को कि आप बहादुर कौम हो, आप बॉर्डर पे वापस जाके मजबूती से रहेंगे, आप सेवा में रहेंगे, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली रहेंगे, आप बॉर्डर को मजबूत रहेगा। तो हम दोबारा उन्हीं की बातों को मान के फिर बॉर्डरों पे स्कैटर्ड हो गए। हमारी पॉपुलेशन एक जगह इकट्ठी हो ही नहीं पाई। और ये उस वक्त की पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन का डिजाइन था या क्या था कि हमारी पॉपुलेशन को इकट्ठा नहीं होने दिया गया। आज आप देखें ना, हमारी पंजाबी लैंग्वेज के साथ कितना इनजस्टिस हुआ। जब वो स्कूलों में मैंडेटरी होगी, लेकिन 2020 में उन्होंने जब वो दोबारा किया तो वो हमारी पंजाबी लैंग्वेज को बाहर ही निकाल दिया। तो जिस कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेशन वहां नहीं होगी, वो अपने हकों की बात कर ही नहीं सकेगा, वो अपनी बात उठा ही नहीं सकेगा, वो अपने कल्चर को बचा ही नहीं सकेगा, वो अपनी लैंग्वेज को नहीं बचा सकेगा, वो अपने एथनिक जो हमारे कार व्यवहार हैं वो नहीं बचा सकेगा। आनंद मैरिज एक्ट को कब से पेंडिंग पड़ा, आज तक लागू नहीं हो पाया। मैं बहुत सारे ऐसे किस्से गिनवा सकता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि इनजस्टिस ब्रीड्स इनजस्टिस। आप हमसे तवक्को रखते हैं हिंदुस्तान की हर तरक्की में, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से है, चाहे देश की सेवा के माध्यम से है। अगर आपने करगिल में भेजना था तो सिक्खा लाई गई और वहां पे अनेकों शहीद हुए। कोई युद्ध हुआ तो अपने सिखों का शहीदी का हमारी गिनती देखें देश में कितनी है, लेकिन हमारी शहादत देखें कितनी है देश के लिए। हमारा गलवान में कल चाइना आया और उसके ऊपर शहादत के लिए कौन गए? वहां पे सिक्खा लाई गई और वहां पे डट के लड़े। और आपने खुद देश के प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर जी ने उस बच्चे को सल्यूट भी किया और उसको सराहा भी। लेकिन हम कहेंगे कि जनाब जहाँ हमारा हो रहा
कामों में आपको ये लगता है हमारे कल्चर को बचाने की भी जिम्मेदारी आप है। मैं सिक्किम का एग्जांपल दूंगा। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन वहां गया और वहां पे जाके एक सांगमा कम्युनिटी है जो बड़ी कम गिनती में है हिंदुस्तान में, उसके लिए एक सीट रिजर्व कर दी इलेक्शन कमीशन ने। और वो संविधान का वास्ता देते हुए लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को बरकरार रखा कि आपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड करते हुए इसको वो दिया। वो आज दिन तक वो रिजर्वेशन है वहां पे मॉन्क्स की, बुद्धिस्ट मॉन्क्स की वो रिजर्वेशन है। ये बहुत बार हो चुका है, लेकिन आपको आज देश के हालात देखते हुए और इस रियासत के हालात देखते अगर हर किसी को रिजर्वेशन दी जाएगी तो चलेगा कैसे? क्योंकि फिर करूंगा हर कम्युनिटी यहाँ तो कई हैं। कहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो फिर मुमकिन हो जाना चाहिए। सिखों को भी उनको हक मिलना चाहिए। आप देखें ना, जो रेफ्यूजी आए, पीओके से रेफ्यूजी आए, आप उनकी सीटें कह रहे हैं। आप पार्लियामेंट में बिल पास कर लेते हैं, सारी पार्टियां समर्थन करती हैं, बिल पास होता है, लेकिन जब उसका हक देने की बात आए तो नजरें कतरा जाएं और कहें ये उसके परव्यू में नहीं आता, ये इसके परव्यू में नहीं आता। तो फिर क्या फायदा इस एक्सरसाइज का? इस एक्सरसाइज का तभी फायदा है जो भी सामाजिक शोबे वंचित रह गए हैं तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। आज मेरा कोई मुद्दा है तो मैं किसी और को रिक्वेस्ट करता हूं कि जनाब असेंबली में मेरा ये सवाल रखना। अब उसकी मर्जी है, उसके रहमो करम में वो रखे या ना रखे। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। जब तक मैं अपनी आवाज उठाने के लिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व नहीं होगी तो आपके पास वापस लौटूंगा। जवाब लेते हैं। आप असेंबली में रिजर्व कर दें, लेकिन आप करें। ये मैं पुरजोर तरीके से इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त रखूंगा और प्रधानमंत्री जी से भी दरख्वास्त रखूंगा, क्योंकि इस तरह मेरी कम्युनिटीज के साथ 74 साल आपके पास वापस लौटूंगा। आपके पास टोनी जी आपके पास वापस लौटूंगा। अभिजीत जसरोटिया बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत जी, क्या लगता है, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सरकार में तो मैं नहीं कहूंगा कि आपका डायरेक्ट हस्तक्षेप है, मगर सरकार आपकी है। अब एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं लोगों को, क्योंकि अब जैसे टोनी जी ने कहा मोदी जी हैं तो मुमकिन है, पीओके के रिफ्यूजीज हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं, अब कश्मीरी समाज भी कह रहा है, सिख कम्युनिटी ने भी आवाज़ उठाई है, ऐसे कई हैं। क्या लग रहा है किस को एड्रेस किया जाएगा? देखिए जंडियाल साहब, सबसे पहली बात इसमें यह है कि अभी राजीव जूनी जी को भी सुन रहे थे, टोनी जी को भी सुन रहे थे, सभी को मैंने बड़े सुना। आप सबसे पहले एक चीज तो मानना पड़ेगी कि 60-70 साल से जो नाइंसाफी इन लोगों के साथ हुई, और ये शायद राजीव जूनी जी मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, इस तरह की उत्पीड़ना इन लोगों ने सही है, इनके जो बाकी भाई हैं उन्होंने सही है, और आज तक किसी भी सरकार ने इनकी तरफ कभी भी जो है वो कोई तवज्जो नहीं दी। इनको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के नाम पर ही इनके 6-7 दशक एक बहुत बड़ी एक टाइम होता है जिसमें कई पीढ़ियां इनकी बेचारी जा भी चुकी होंगी इस दुनिया से। कई ऐसे लोग होंगे जो बेचारे यही सोचते रहे होंगे हम भी कभी हिंदुस्तान के नागरिक बनेंगे, वो उस दुनिया से आज चले जा चुके हैं। ऐसे लोग भी रहे होंगे। इन सबके साथ अगर किसी ने इंसाफ किया तो किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया इन सबके साथ इंसाफ। तो ये तो खैर इनको होगी इस बात की, मैं इसमें कोई दोहराया नहीं है मेरी। अब रही बात जहां परिसमन की एक्सरसाइज की बात करते हैं, मैं एक चीज की एश्योरेंस सबको ये दे देना चाहता हूं यहाँ से कि आप अगर चले जाएं इस जम्मू कश्मीर की जो अर्सपाल स्टेट की उसके इतिहास में चले जाएं, सन 53 से हम लोगों के साथ, खासकर जम्मू के लोगों के साथ जो नाइंसाफी उस समय की सरकारों ने की, भले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, भले वो कांग्रेस की थी, वो आप सबके समक्ष है। सन 53 के अगर आप सेंसस पे जाते हैं तो 20 लाख पॉपुलेशन जम्मू की थी और 18 लाख जो है वो कश्मीर की थी, लेकिन सीटों का बंटवारा कैसे किया गया वो अब एक ऐसा वक्त आया शायद 6-7 दशकों के बाद कि जब सबको इंसाफ मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र से चलने वाली ये पार्टी मुझे लगता नहीं कभी किसी के साथ जिंदगी में भी कभी कोई नाइंसाफी हुई। अब जो ये सब की सब एक्सरसाइज चल रही है इसके अंदर ये चीज सबको जान लेनी चाहिए कि पीछे ही जब चुनाव हुए डीडीसी के, तो जितने डीडीसी के कैंडिडेट आपके जम्मू में थे उतने ही कश्मीर में थे। इसका मतलब इंसाफ किया गया सबके साथ। तो बाकी इनकी जो भी बातें हैं वो जरूर हर एक के समक्ष रखनी चाहिए, बात जरूर होनी चाहिए। मुझे भी लगता है कि ऐसा जरूर होना चाहिए। बाकी तो करना भी तो डिलिमिटेशन कमीशन में है इसके अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन सब चीजों के अंदर इंसाफ के साथ हर एक लोगों के साथ हमेशा और हमेशा के लिए खड़ी।
मगर देखिए राजीव जी, आवाज तो इसलिए भी उठ रही है, कह रहे हैं कि अगर एसटी कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्व करने पर चर्चा हो रही है, विचार हो रहा है, तो फिर पीओके वालों के लिए तो 24 सीटें कब से रिजर्व हैं पीओके में? जी जी जंडियाल साहब। राजीव जी, मैं कह रहा हूं कि जब एसटी कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्व करने के लिए आप बीजेपी बड़े जोर शोर से लगी हुई है, तो क्या जो बाकी कम्युनिटी भी अब आवाज उठा रही है? अब तो सवाल वो भी कह रहे हैं कि भाई साहब हमें क्यों नहीं? देखिए जंडियाल साहब, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कुछ चीजें होती हैं, जैसे उन्होंने खुद ही कहा कुछ संविधान में संशोधन की बात है, ये बहुत बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की चीजें हैं, लेकिन इमीडिएटली जो हम लोग कर पाए, जैसे इनको इंसाफ दिलाना था, वाल्मीकि समाज को इंसाफ दिलाना था, गोरखा समाज को इंसाफ दिलाना था, वो हम लोगों ने दिलवाया, क्योंकि इनकी उत्पीड़ना के वो 60-70 साल हम लोगों ने भी देखे हैं किस तरह पाकिस्तानी रिफ्यूजी अलग हैं। तो मुझे लगता है जो कुछ इनके लिए किया वो भी तो सबसे पहले ने मानना चाहिए कि कितनी बड़ी एक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भूमिका निभाई है, और कांग्रेस की तरह या बाकी जमातों की तरह इनको शासन पे आश्वासन नहीं दिए। उनको नहीं याद है वाल्मीकि समाज को किस लिए लाए थे यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, और उन बेचारों के पास क्या पावर थी, सिर्फ और सिर्फ एक सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकते थे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण था, बच्ची पीएचडी कर गई, उसके बाद वो अप्लाई क्या कर सकती थी? अभिजीत जी एक चीज सुनिए, तो जो हकदार को अभिजीत सिसोदिया जी एक बार बात सुनिए। देखिए आप जो कह रहे हैं ना, आने वाले वक्त में मुझे लगता है जरूर जो उनकी बातें वो भी जरूर जो है समक्ष रखनी चाहिए। मैं इसमें कोई अपनी वो व्यक्तिगत राय तो मैं कह दूं, लेकिन इसमें अंदर यही बात है कि ये सब चीजें जो हैं वो हमारे संविधान के अंदर किस तरह से हो सकती हैं, जरूर इस चीज के ऊपर गौर फरमाना चाहिए। तो हम तो इनके सबके साथ हैं, भले वो कश्मीरी पंडित समाज है, भले वो सिख समाज है, भले वो ये पीओजे के रेफ्यूजीज हैं, सभी लोग हैं। जिस किसी को भी ऐसा है तो जरूर इसके ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए। अभिजीत जी आप बात सुनिए, जो आप कह रहे हैं कि हमने वाल्मीकि समाज को, बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को इंसाफ दिलाया, वाल्मीकि समाज को, बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को इंसाफ दिलाया, ये बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी नहीं, ये पीओके जेके के रिफ्यूजी हैं, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये वही लोग हैं जिनको लेकर पार्लियामेंट में जो है प्रस्ताव पास हुआ है कि वहां के लिए सीटें रिजर्व हैं। अगर इनको रिजर्वेशन, इनको रिप्रेजेंटेशन दी जाती है विधानसभा में, तो आप सीधे तौर पर एक इंटरनेशनल लेवल पे और खास तौर पे जो पाकिस्तान को एक जवाब दे रहे हैं, भाई देखिए आप वहाँ चुनाव करने की बात कर रहे हो, हम तो यहाँ पर उनके लोगों को जो पीओके में रहते थे हम उनको तो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो जगह साहब, तभी मैंने आपको ये बात कही ना कि जब हर एक चीज का अगर आप खुद सोच सकते हैं, छोटा सा समाज था वाल्मीकि समाज, जो कुछ हद तक उनकी मुझे लगता है आबादी बड़ी पिछले 20-30 सालों में, अगर उनके साथ भी इंसाफ किया गया तो सबके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है ना। बताए ना हमारी कथनी और करनी में कब अंतर रहा, हम तो हमेशा सबके साथ खड़े हुए। ये आने वाले वक्त की बातें हैं, वक्त के साथ अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम 60-70 साल की अगर हमने दूर कर दी, आने वाले वक्त में जिस तरह से भी होता है जरूर होना चाहिए। मैं तो खुद आपके सामने ये कह रहा हूँ। हमारे साथ केवी जंडियाल साहब भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने सबकी कहीं ना कहीं आवाज़ सुनी है। जंडियाल साहब, क्या लग रहा है जो आवाज़ है, मुमकिन तो नहीं है हर किसी को रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन खासतौर पे इस विधानसभा में मिल जाए, मगर सुनने में जो आया है एसटी कम्युनिटी को दे रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? क्या लग रहा है बीजेपी अपने नंबर्स को स्कोर करने के लिए एसटी कम्युनिटी को सीटें रिजर्व कर रही है, या आपको लगता है कि ये जो बाकी आवाज़ भी उठ रही है वो भी एक जायज़ आवाज़ है, और खासतौर पे पीओजेके की बात करें? देखिए अजय जी, मेरा ख्याल है कि हम लोग छोड़ ही दो मीडिया, अगर ऑप्शन अच्छा है तो। इतने दिन तो यहाँ इतने दिन तो देख लिया ना यहाँ क्या है। और जो आपने बात की कि एसटी वालों को दिया, ये एक खामी थी जम्मू कश्मीर में, जो 370 के एब्रोगेट होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके पूरा किया। अदरवाइज पार्लियामेंट में भी और दूसरी स्टेटों में भी एसटी को भी रिजर्वेशन थी, लेकिन समहाउ हमारी पिछली हुकूमतों ने इस तबके को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी थी। और ये मैंने पहले भी जैसे कहा कि जो भी चीज़ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में मेंशन्ड है, उसी बिना पे ही डिलिमिटेशन कमीशन काम करेगा। जी, हमारे जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा है कि एससी और एसटी की
सीटों को रिजर्व किया जाएगा। और ये भी लिखा है कि वो रिजर्व करने की जो काम है वो डिलिमिटेशन कमीशन करेगा प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन। जितनी उनकी पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का कितना हिस्सा बनती है जी। तो उसी हिसाब से उनको सीटों की उनकी वो करेंगे, नंबर देंगे और उसी तरह कार्व आउट करेंगे किस एरिया में इन तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, हम बातें तो जैसे आपने कहा कि जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा कि हर चीज़ जो है वो एक तरीकाकार से ही हो सकती है। अगर संविधान को बदल कोई उसका संशोधन करना है तो वह पार्लियामेंट ही कर सकती है, गवर्नमेंट ही बिल ला सकती है और उसे पास करवा के हो सकता है। हम ऐसे फोरम से बात करें, ठीक है, आप अपने एक अवेयरनेस और एक मोमेंटम बनाने की कोशिश है वो करें, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर एक को हक है। और ये भी नहीं कि सोए रहना चाहिए। जैसे आज देखें ना, ये हमारी अवेयरनेस ना होने के कारण ही आज जो एक इशू जो हमें जो रिजर्वेशन से हट के बात करें हैं कि जम्मू को हमेशा पॉलिटिकली डिसएम्पावरमेंट किया गया जी। जब हम कहते हैं पॉलिटिकली डिसएम्पावरमेंट किया गया तो उसका मतलब ये नहीं कि हमसे कुछ छीन लिया गया। मतलब ये था कि हमें वो चीज़ नहीं दी गई जिसके वो हम हकदार थे। वो यही थी कि हमें पॉलिटिकल लेवल पे हाईएस्ट फोरम पे हमारे पास संख्या नहीं थी इतनी ताकि हम अपनी बात को मनवा सकें। जब शेख अब्दुल्ला जब हम आज़ाद हुए तो शेख अब्दुल्ला साहब को प्रधानमंत्री बनाया गया। वो बात अलग है, जिसने प्रधानमंत्री बनाया उसको उन्होंने निकाल दिया, महाराजा हरि सिंह जी को। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब बिल्कुल इलेक्शन करवानी थी 51 में तो नोटिफिकेशन निकला, लेकिन जब उस समय की जो हमारी जो पॉपुलेशन थी तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि हमें 75 सीटें हैं, क्योंकि इससे पहले प्रजा सभा थी जो महाराजा की एक असेंबली होती थी। तो महाराजा ने भी डेमोक्रेसी का एक लिमिटेड डेमोक्रेसी का कंसेप्ट रखा हुआ था। तो 75 सीटों का करनी थी, तो उन्होंने एक जो पॉपुलेशन को उसका नॉर्म बनाया कि 40,000 तो सोल जो होंगे, लोग होंगे, उसमें एक सीट मिलेगी। लेकिन जब शेख अब्दुल्ला ने हुकूमत का अपना फरमान इशू किया, कह दिया कि जम्मू को मिलेंगी 30 और बाकी मिलेंगी कश्मीर को, तो ये पहले उसी से तब हमारे जो डिफरेंस था हमारी सीटों में या उनकी सीटों में सिर्फ 6 का डिफरेंस था और ये बढ़ के अब 9 का हो गया 95 में। क्योंकि हम और जितनी पिछले 75 सालों में मेरा ख्याल है कि जो लोग बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं और ख़ासतौर पे राजीव चुनी जी को याद होगा, बड़ी डिलिमिटेशन कमीशनें आई हैं। कपूर कमीशन थी, फिर वज़ीर कमीशन आया, जस्टिस जलालुद्दीन का आया, फिर उसके बाद के गुप्ता साहब का आया। तो ये आए, लेकिन किसी वक्त भी जम्मू को कम मिला। ये रोष जो आज हम जम्मू में देखते हैं ये पहले नहीं देखने को मिलता था। हालांकि बीजेपी के एमएलए जो थे और जो लोग थे उनके पार्टी के, रिकॉर्ड बताता है कि उन्होंने जलालुद्दीन कमीशन को कहा कि जम्मू का हक बनता है नॉर्म के हिसाब से 39 सीट्स। तो वो बात करते थे, लेकिन चूंकि पब्लिक सेंटीमेंट्स नहीं थे, पब्लिक अवेयरनेस नहीं थी, पब्लिक सपोर्ट नहीं थी, तो ये नज़रअंदाज होता गया। लेकिन आज जो है हमारे में अभी ये फिक्स नहीं है, ये आज खुला है। ये 90 सीटों की डिवीज़न नहीं हुई है। ये इनको देखना है कि 90 सीटें के क्या उसकी डिवीज़न की जाए और जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो कहता है। लेकिन ये जहाँ सेंटीमेंट की बात करते हैं हम अजय जी, वहाँ मैंने कहा था कि ये हमारा डिलिमिटेशन एक्ट जो है 2002, इसकी सेक्शन 9 जो है वो ले डाउन करती है नॉर्म्स। पॉपुलेशन एक हो गई, जो जियोग्राफिकल कंपैक्टनेस ऑफ द एरिया एक हो गई, हिली ट्रेन की बात हो गई, कम्युनिकेशन जो है वो होनी है। तो उन्होंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं और ये फैक्टर को देखते हुए
ये वो फैसला करेंगे कि किसको कौन सी सीट के लिए कितना नंबर होना चाहिए। जैसे अभी आप अगर पूरी पॉपुलेशन को, यूटी की पॉपुलेशन को 90 से तकसीम कर दें तो एक एवरेज नंबर आ जाएगा जो आपके पास होगा। उसका मतलब होगा कि एक उस हिसाब से आप कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते जाएं। फिर आपको मिक्स करना है कि एरिया देखना है, कम्पैक्टनेस देखनी है, दूर दराज है, पहाड़ी इलाका है, लोग आ नहीं सकेंगे, पहाड़ क्रॉस नहीं कर सकते, तो फिर कई जगह पर ये जो एवरेज नंबर आएगा वो एवरेज से बहुत कम भी नंबर आ सकता है जिसे सीट मिल जाए। जैसे गुरेज की बात है, इसकी जो हमारी असेंबली में गुरेज में और करना में ये बहुत कम नंबर था इलेक्टर का, जबकि गांधीनगर में देखा जाए तो कश्मीर की कोई 10 सीटों के बराबर हमारी गांधीनगर के जो वोटर थे उनकी तादाद है 1,75,000 से ज़्यादा है। तो वहाँ कहीं 12,000 है, कहीं 15,000 है, कोई 20-25 है। तो ये फैक्टर काउंट करते हैं। ये नहीं कहता कि उन्होंने उनको फेवर किया, ये लाजमी तौर पे, जैसे अभी बात कर रहे थे कि टोनी साहब भी कह रहे थे कि हर एक तबके को एक रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, ताकि वो जो डेमोक्रेटिक जो फोरम है हाईएस्ट, वहाँ उस तबके की और उस इलाके की बात रख सके, और वो उस संजीदगी से रखेगा जहाँ से वो ताल्लुक़ रखता है। इस बिना पे ये चीज़ें होती हैं। इस समय बड़ा प्रीएम्प्टिव होगा ये कहना कि ये एक चीज जानना चाहूँगा आप जनरल साहब। जी जनरल साहब, क्या ये मुमकिन है जिस तरीके से हदबंदी कमीशन ने, यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो बाकी हदें तोड़ी हैं कि पार्लियामेंट के एसोसिएट मेंबर होंगे, असेंबली के मेंबर्स हैं, क्योंकि वो है नहीं, तो उनको सबको छोड़कर वो हर किसी से मिल रहे हैं। क्या लगता है पीओजेके है, उसके लिए सीटें रिजर्व हैं, पार्लियामेंट ने भी ये पास किया है, उनको कंसीडर किया जा सकता है। अब उसी तरह से आवाज़ सिख कम्युनिटी में भी उठ रही है, आवाज़ जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं वो भी उठा रहे हैं। क्या मुमकिन है कि उन हदों को तोड़कर कुछ हो सकता है, या कि उसे अपनी लिमिटेशन में रहकर ही डिलिमिटेशन कर रही है? देखिए हदें अब आप मेरी बात समझ नहीं पाए। जो कानूनी बात ये है कि आपको सीटें वही जो रिजर्व की गई हैं, जो कानून में लिखी गई हैं रिजर्व सीट, उसी को रिजर्व सीट मानी जाएगा। आज वो डिलिमिटेशन कमीशन माइग्रेंट को नहीं दे सकता। आज जो चुनी जी मांग रहे हैं पीओके के रिफ्यूजियों के लिए सीट नहीं दे सकते। आज ये जो टोनी जी सिख समुदाय के लिए मांग रहे हैं ये डिलिमिटेशन नहीं कह सकती। और ये आप कहते हैं इसमें 5 एमपी जो हैं वो उसमें एसोसिएट मेंबर हैं, वो उनके साथ हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आर्गू करते हैं, हालांकि उनका साइन नहीं है, बट एसोसिएट मेंबर का मतलब होता है कि वो इसके साथ पार्ट एंड पार्सल होते हैं। तो ये जो हदें तोड़ने वाली बात जो है वो जो कानून में लिखा गया उसको नहीं तोड़ सकते। अलबत्ता किसी जगह पर 50,000 के पॉपुलेशन को भी वो सीट कानून नहीं तोड़ सकते, किसी जगह 20,000 को भी दे सकते हैं, और किसी जगह 1 लाख को भी दे सकते हैं। वो उनको जस्टिफाई करना होता है कि हम 20,000 क्यों देने जा रहे हैं, कि ये कम्पैक्टनेस है इसके, ये अगर इसको ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हर एक जो आदमी जो इसको ऐड करेंगे उनको 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, उनको पहाड़ क्रॉस करने पड़ेंगे, उनको दरिया क्रॉस करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें जो मैंने कहा कि जोग्राफिकल कम्पैक्टनेस जो है कॉन्स्टिट्यूंसी की, उसको बरकरार रखने की भी एक कोशिश होती है। हर एक चीज़ वो हो नहीं पाती, बट नियर परफेक्शन जो मुमकिन हो पाता है वो करते हैं। तो यही मेरा कहना था। उसमें जो आपने कही बातें कि जो हदें तोड़ने वाली बात है, आपके हदें तोड़ने की बात जो है वो मरकजी हुकूमतें कर सकती हैं, पार्लियामेंट कर सकती है, डिलिमिटेशन नहीं कर सकती। मेरा ये कहना है। जी, आपके पास वापस लौटूंगा जनरल साहब, आपके पास वापस लौटूंगा। राजीव चुन्नी जी हमारे साथ वापस जुड़े हैं। राजीव जी, मिलने आप जा रहे हैं मगर ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्या पक्ष क्या रखने वाले हैं आप? बातें इन्होंने कही हैं तो बड़ी बिल्कुल सच बातें हैं। हमें भी मालूम है कि डिलिमिटेशन कमीशन जितना काम करेगा वो एक दायरे में रहकर करेगा, उस दायरे से बाहर नहीं जाता। और आज की तारीख में इसमें कोई शक नहीं है कि किसी सिख के लिए, किसी पीओजे के विस्थापित के लिए या किसी और के लिए सीट नहीं दी जा सकती,
क्योंकि आज तक का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, कल बनाया जाए तो अलग बात, लेकिन हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं जंडियाल साहब, वो लड़ाई ये है कि हमें अधिकार मिलने चाहिए, और वो रास्ता जो है वो सरकार ने निकालना है, पार्लियामेंट ने निकालना है, जो आज सत्ता में लोग हैं उन्होंने निकालना है। तो लिहाजा हम अपनी बात करते रहेंगे जब तक हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं मिलती, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ना होने की वजह से हमारे समाज में जिस तरह से उसको आगे बढ़ना चाहिए था, उस गति से वो आगे नहीं बढ़ पाया, पीछे रह गया। जैसे आपने जंडियाल साहब ने फरमाया कि वही लोग आगे अपनी बात कर पाते हैं जिनका राजनीति में ज्यादा वजन होता है। वजन कैसे बनता है? जितनी आपकी नुमाइंदगी होती है। तो जब आपकी नुमाइंदगी जो है वो नगण्य है ही नहीं है, शून्य है, तो आप उस शून्य नुमाइंदगी के साथ कितनी बात कर पाएंगे? और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमसे वायदा किया था, अपने मैनिफेस्टो में भी एक संकल्प था उनका, मुझे उम्मीद है कि वो अपने संकल्प को पूरा करेंगे और हमें इंसाफ दिलाएंगे। जी टोनी जी, क्या लगता है, उम्मीद कितनी है? आवाज तो आप उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलने भी जा रहे हैं। अंजाम उसके हाथ है। तू आगाज करके देख, भीगे हुए परों से तू परवाज करके देख। अपनी लड़ाई लड़नी है अपने जगह। मेरे पास मौका आया, अगर मैं आज अपने हकों के लिए चुप रहा तो आने वाली नस्लें मुझे कभी माफ नहीं करेंगी कि जब आपके पास मौका आया आपने आवाज ही नहीं उठाई। अब ये देख, ये बॉल, दिस बॉल, एज टोनी भाई ने कहा, दिस बॉल गोज इनटू द कोर्ट ऑफ नरेंद्र भाई मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। He can take a call. He can take a call and immediately amend the section 14 of Representation Act, and ये जो सारी बातें हैं हमारी इसमें एड्रेस हो सकती है। तो उसमें कोई, उनके मेजॉरिटी उनके पास है, तो किसी को पूछना नहीं। टोनी जी, टोटल पॉपुलेशन, सिख कम्युनिटी की पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में कितनी है जिस चीज को लेकर आप आवाज उठा रहे हैं? जो हमारे बीजेपी के हमारे स्पोक्समैन बैठे हैं मेरे भाई, आज तो अगली बार ये कहेंगे कि मौका आपके पास भी आया था लेकिन बीजेपी भी नहीं, भी हक नहीं दिया। ठीक है, हम ऐसा हैं कि हम जीत नहीं सकते हैं, अपने आप पे जीत नहीं सकते हैं, लेकिन जहां जहां हम हैं, हमने ये फैसला किया कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, अबव पार्टी पॉलिटिक्स, सभी आज इकट्ठे हुए कि हम अगर 10,000 हैं, अगर हम 12,000 हैं, कहीं 15,000 हैं, कहीं 22,000 हैं, तो हमारी जो भी पार्टी, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, हमारी आवाज को प्रधानमंत्री तक उठाने में सक्षम नहीं होगी। जो हमारी आवाज नहीं उठाएंगे डिलिमिटेशन के सामने, हम उन पार्टियों का बायकॉट करेंगे। अगर हम जीत नहीं सकेंगे खुद तो हम हराने में सक्षम रहेंगे, तो हम हराएंगे, और लेकिन हम अपने कैंडिडेट खड़े करके हराएंगे। हम ये नहीं है कि हम किसी दूसरी पार्टी को वोट दे देंगे, वो भी नहीं है, लेकिन हमें अपने हक मांगना है। भाई साहब, अगर आज हमें हक नहीं मिला, आप कह रहे हैं कि आप अपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट खुद ढूंढेंगे। ठीक कह रहे हैं वो कि कांग्रेस ने उस वक्त हमारे साथ नाइंसाफी की, लेकिन क्या आपको मौका मिला आप भी नाइंसाफी करके चले जाएंगे? नहीं, आज कटघरे में आगे वाली आने वाली नस्लें आपको खड़ा करेगी कि आपके पास जब मौका आया आपने क्यों नहीं किया। आपने सारी उम्र एक गीत गाया 370 तोड़ने का, अगर आज आप नहीं तोड़ते तो शायद आपको आने वाली नस्लें करती, जिसके साथ आप वादा करते आए। लेकिन जिस वादे पे आपने जम्मू कश्मीर में वो तोड़ा, हमें तरक्की नजर नहीं आई, हमें नौकरियां नजर नहीं आई, हमें कुछ भी नजर नहीं आया। अगर कश्मीर की आज भी नौकरी निकलती है तो उसमें भी ये आ जाता है ओनली फॉर कश्मीर, लेकिन जम्मू के लिए वो कहता कमजोर की औरत हर बंदे की भाभी बन जाती है, और ताकतवर की औरत हर बंदे की बहन बन जाती है। तो वही तो मैं कहूंगा कि आज द बॉल गोज इनटू द कोर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी। तभी मैंने कहा मोदी जी हैं तो मुमकिन है, जब बाकी बातें मुमकिन हो सकती हैं तो आज हमारी बात आई, तो उससे आज बीजेपी पल्ला नहीं झाड़ सकती। वो हमारा टोनी जी कुछ लिमिटेशन में आकर हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से अभिजीत जसरोटिया। अभिजीत को ये भी कहूंगा कि भाई आपको ये बात जो है अपने फोरम में भी उठानी है और अपनी पार्टी के जरिए प्रधानमंत्री से भी मिलेगी।
जी। लेकिन जब हमारी अभी जी, इलेक्शन आपसे कमीशन जानना सामने चाहूंगा, आया है, क्योंकि उनके परफ्यू सब में की- क्या हर आ कोई जो सकता है, चाहता क्या है। नहीं आ सकता है, ये तो पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है। तो मैं समझता हूँ हमें अपना आवाज उठाने का हक है, हम अपनी आवाज उठाएंगे। और हमने आज अभिजीत अपनी जी, जो बातें कह दी थी वो अभिजीत जी, प्रेस जो आवाज कॉन्फ्रेंस उठ के रही माध्यम से है, तकरीबन कह चुके हैं। बीजेपी मान तो रही है कि आवाज जायज है, मगर क्या इस आवाज को बीजेपी भी बुलंद करेगी? ये बीजेपी तय करे, यही तो देखना है। आज कांग्रेस को अभिजीत जी, अभिजीत भाई ने कसूरवार ठहराया, तो वो उस वक्त के वो हिस्टोरिकल जो गलती है वो कोई इग्नोर थोड़ी कर अभिजीत सकेगा। आवाज सुन पा आज रहे कोई हैं? वो ये थोड़ी कह सकेंगे उन्होंने गलती नहीं की ना गलती। अभिजीत हुक्मरानों ने गलती की ना, आज उन्होंने अभिजीत आवाज गलती सुन की पा रहे हैं? कि अक्सरियत में होते हुए जम्मू के जो लोग थे उनको वोटिंग राइट नहीं दिया। आपने डोगरा को, गोरखा को और जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे उनको वोटिंग राइट नहीं दिया। नस्लें बर्बाद हो गई उनकी, पढ़ लिख के बच्चे खज्जल हो गए। कौन है जिम्मेदार? वो कश्मीरी हुक्मरान थे और हैं और हमेशा उस वक्त के कसूरवार रहेंगे। इसी अभिजीत तरह आवाज सुन पा रहे हैं? हमारा हक मिला तो ये बात हम बीजेपी के खिलाफ कहेंगे, क्योंकि हमारा हक जो है आज की सरकार है बीजेपी। टोनी जी अभिजीत जी को सुन लेते हैं। जो हुकूमत में है, जो इंसाफ करने की जगह पर है, अगर वो इंसाफ नहीं करेगा तो वो जरूर कटघरे में खड़ा होगा और लोग सवाल भी करेंगे। अभिजीत जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जंडियाल साहब, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो हम सबको नेशनल चैनल का तो शायद शब्दों का चयन ऐसा करें कि जो पूरे हिंदुस्तान हमें देख रहा है चैनल के माध्यम से, तो वैसा चयन अगर हम करेंगे तो शब्दों में जो है हमें अपने बिल्कुल ध्यान रखना होगा। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। दूसरी बात रही बात कि आज तक का क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आप सब लोगों के समक्ष है, और मैं अपनी बात पहले भी कह चुका हूँ कि इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। और मानना हमें ये है कि क्योंकि जो करके दिखा रहा है उसी से लोग उम्मीद भी रखते हैं। अभिजीत, बीजेपी समर्थन कर रही है, क्या इसको पूर्ण तरीके से बीजेपी भी इसको सपोर्ट करेगी, उठाएगी इस मुद्दे को? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि जो ये बातें मैंने आपके ठीक है, देखिए ये जो ऐसे प्रावधान है जिसके अंदर आपके संविधान के अंदर संशोधन की बातें आती है, काफी बड़ी चीज है, लेकिन यहाँ पर लाके अगर आप कोई असभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे तो उससे मुझे लगता नहीं आपका कोई मसला हल होगा। मसला उससे हल होगा कि अगर आप इन सब चीजों को देखें, पहले आपको मिला क्या आज तक 60-70 सालों में जो मिला उसको तो सबसे पहले बात करें। जिस पार्टी ने आपको दिलाया उससे उसकी तो बात आप करें। और मुझे लगता है कि इनको अगर अपनी पुरानी पार्टी याद होगी जिन में रहे हैं, तब इन्होंने क्यों नहीं ये रुख अपनाया जो ये आप अपना रहे हैं। हमने तब भी उठाया, तभी तो इस्तीफा दिया। अरे सुन लीजिए भाई साहब, आपको तेराम से सुना कैसी। तो जंडियाल साहब थोड़ा प्लीज ये देखिए डेकोरम ऑफ जरा रहे ना। नहीं आपको बता रहे हैं। तो ऐसा है कि वो जो सब पार्टीज में थे तो उनके समक्ष भी रखते जिन्होंने आपके सामने बड़ी बड़ी नाइंसाफी जम्मू के लोगों के साथ की। तो चलें, ये पॉलिटिकल मैं नहीं कहता, हर एक की अपनी एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर तो मैं किसी को कटाक्ष करने वाला कोई नहीं होता हूँ, लेकिन मेरा यही मानना है कि जिस पार्टी ने आपको कर दिखा तो बाकी तो वेट एंड वॉच, लेट अस सी क्या होता है। कल जो यहाँ पर आ रहे हैं समझ के जितने भी अध्यक्ष इसमें आ रहे हैं उनके साथ आपको जरूर मिलना चाहिए और अपनी बात को मुझे लगता है गंभीरता के साथ जरूर रखना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर वो परिसमन का जो ये पूरे का पूरा ग्रुप आया हुआ है, ये अपने जो मेंबर्स हैं अपने नॉर्म्स को भी छोड़कर आउट ऑफ द वे भी जाके लोगों से मिल रहे हैं, यहीं से आपको इनकी जो मंशा है वो आपके सामने क्लियर हो जाएगी। ये जरूर चाहते हैं कि हर एक की बात दी जाए और हमें भी अपनी बात सुनानी चाहिए। कहने का भी ढंग होता है, करने का भी ढंग होता है, लेने का भी ढंग होता है, हर एक चीज का एक होता है, लेकिन उन सब के अंदर रखते हुए मुझे लगता है अपनी आवाज जो कहने का आपको बस मौका मिला है तो उसका भरपूर फायदा उठा के आपको अपनी बात हर एक के समक्ष। मगर अभिजीत आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या लगता है, आप इन मुद्दों को उठाएंगे तो ठीक, मगर जो डिस्क्रिमिनेशन की बात आपने कही कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जैसे जंडियाल साहब ने भी बताया कि जब शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाया तो उन्होंने जिसने बनाया उसी को बाहर निकाल दिया। जब सीटों की बात देने की आई तो जम्मू को कम दी, कश्मीर को ज़्यादा दे दी। अब जो डिलिमिटेशन कमीशन बना है, क्या लग रहा है कि जम्मू के साथ जो इनजस्टिस आप बार बार आवाज़ उठाते रहे हैं,
आपकी सरकार तो है ही है, चलो डिलिमिटेशन कमीशन की अपनी कुछ उसको देखनी है, जो हदों में रहकर काम करना है, मगर क्या लगता है वो जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है उसको पूरा कर दिया जाए? ये समझ लें कि जम्मू में सीटें जो है बढ़ जाएंगी के साथ बराबर। जंडियाल साहब, मैंने पहले ही आपको एक चीज कह दी थी कि हाथ कंगन को आरती क्या, आपके सामने है। डीडीसी के चुनाव भी तो हुए, अगर डीडीसी के चुनाव कहीं इनके हाथों में होते तो किस तरह कितनी सीटें होती वो आपके समक्ष होना था। तो उस समय भी इंसाफ किया गया, दोनों हिस्सों के अंदर बराबर का इंसाफ किया गया। तो इंसाफ की उम्मीद तो आप उसी से रखेंगे जो इंसाफ पसंद होंगे। मैंने आपके सामने बोला 53 से लेके आज तक कितनी इंसाफी जम्मू के लोगों के साथ की है। आज आप देख लीजिए, वो उसके अंदर अभी ये नौकरियों की बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ ऐसी नौकरी क्या करनी है जिसके अंदर हकदार को हक ही ना मिले। जो आज तक की नौकरियां मिली, यहाँ के लोगों का हकदार को हक मिला। आप सेक्रेटरी के अंदर चले जाइए, 80% एम्प्लॉइज किस जगह के हैं आपके सामने है। आज तक नौकरी किसको मिलती रही? कोई एनसी वालों के रिश्तेदार, कोई कांग्रेस वालों के रिश्तेदार। तो अब अगर हकदार को हक मिल रहा है, अगर हकदार को हक मिल रहा है, आज तो जो भी मिल रहा है आपके सामने जो मेरिट पे आता है उसी को उसका हक दिया जाता है। ये हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर, लेकिन अभी इनको शायद ये पता होना चाहिए कि इस समय जो है, जब पूरी की पूरी दुनिया जो है एक कोरोना से ग्रस्त थी, कोरोना से जूझ रही थी, पूरी दुनिया में डेवलप कंट्री तक के घुटने लग गए। वहां पर आज आप देख लीजिए क्या दर हो गई है अनएम्प्लॉयमेंट की, किस तरह से लोग जूझ रहे थे। वहां पर एक डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद भी हम लोगों ने जिस तरह से किया, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कहीं नौकरियां आई, चाहे थोड़ी आई, मैं नहीं कहूंगा बहुत नौकरियां आई, थोड़ी ही नौकरियां आई होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फिर भी नौकरियां आई। मैं नौकरी के लिए नहीं कहता, मैं कहता हूँ नौकरी होनी चाहिए, हकदार को हक मिले। क्योंकि जब आप किसी से उसका हक छीन लेते हैं वो बहुत बड़ी नाइंसाफी, और नाइंसाफी के कारण ही जम्मू कश्मीर की रियासत का अगर बेड़ा गर्क हुआ अर्धसवाइल स्टेट का, तो इसी कारण हुआ कि हकदार को हक कभी नहीं मिला। जम्मू वालों को कभी किसी ने पूछा ही नहीं। अब वो वक्त आ रहा है, तो मुझे लगता है हम हर एक उस इंसान के साथ खड़े हैं जो आज तक इस नाइंसाफी का शिकार हुआ। हम उस इंसान के साथ खड़े हैं। भाजपा उसके साथ खड़ी है, क्योंकि भाजपा का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। ओपिनियन को सुन लिया है हमने। अभिजीत जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपको बता दूं कि आज जो है रियासत की सियासत में चर्चा इस चीज़ को लेकर हो रही थी कि आखिरकार किस तरीके से जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन के लोग पहुंचे हुए हैं, और किस तरीके से जो असेंबली सेगमेंट की सीट्स होंगी उनको अब वापस, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन बिल में 7 सीटें बढ़ाई गई हैं, ज़रूरी हो गया था जम्मू और कश्मीर में जो सीटों को एक बार फिर से उनका परिसीमन होगा, और फिर सीटें कहाँ किस किस जगह पर कम होंगी, बढ़ेंगी, किस सीट को जिसमें वोट ज़्यादा है उसमें जो है उसको अलग किया जाएगा, उनको 2 बनाया जाएगा, या जो 7 एक सीट लगती है उसमें उसको शिफ्ट किया जाएगा। तो हदबंदी कमीशन का काम जो है वो शुरू हो चुका है, लोगों से मुलाकात हो रही है, मगर आवाज़ लगातार ये उठ रही थी कि आखिरकार हम सब यानी कि अलग अलग तबके के लोग जो हैं वो अपनी रिप्रेजेंटेशन इसमें ढूंढ रहे थे। ये हदबंदी कमीशन का काम है, मगर आवाज़ हमने भी इस मन से उठाने का काम किया। हर किसी की आवाज़ उन तक पहुंचेगी, सरकार तक पहुंचेगी, और इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। सब आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज की रियासत की सियासत में इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।